साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्या कसम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग आज देख रहे हैं अपना एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए सफलता के 15 वीडियो, यानी 15 दिन 15 वीडियो एमपीपीएससी या एमपी की स्पेशल सीरीज। जिसका आज हमारा दूसरा वीडियो आपके सामने उपस्थित है, जिसका टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। इसमें एमपीपीएससी प्री में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, इसलिए हम लोगों ने आज का टाइटल भी यही दिया हुआ है कि एमपीपीएससी प्री में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले ये जानकारी ध्यान रखिएगा कि यदि आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो आप उसको हमारे बायो में जाकर देख सकते हैं, आपको ये देखना ही होगी, है ना। चलिए अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये भौगोलिक विभाजन समझ लेते हैं कि क्या होता है। मध्य प्रदेश, आप जब भी मैप देखते होगे तो आपको ये 7 क्षेत्र दिखाई देते होंगे। इन 7 क्षेत्रों का केवल अभी नाम आपको बता देता हूँ, जिससे हम लोग बाद में इनका डिवीजन समझ पाएंगे। पहला आपको दिख रहा होगा मध्य भारत का पठार, दूसरा आपको दिख रहा होगा मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, नर्मदा घाटी तथा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अभी तो आप बस इनके नाम याद कर लीजिए, फिर हम वापस लौट के इस मैप पर आएंगे वापस, है ना। अब हमारा जो पहला टॉपिक है आज की स्लाइड का या आज की सीरीज का, वो है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में देखते हैं कि मध्य प्रदेश भारत के एक प्रायद्वीप पठार का हिस्सा होता है, जो इसके उत्तर में स्थित है। यानी कि मध्य प्रदेश कहाँ है, उत्तर के क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके यदि भौगोलिक विस्तार देखेंगे तो ये 21 डिग्री 6 मिनट से 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। यदि इसको भौगोलिक दृष्टि से देखा जाएगा ना, तो मध्य प्रदेश के पूर्व में यदि आप बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का मैदान आपको मिल जाएगा। पश्चिम में देखेंगे तो आपको अरावली पर्वत श्रृंखला मिल जाएगी। उत्तर में देखेंगे तो गंगा और यमुना का मैदान आपको मिल जाएगा तथा चंबल नदी भी इसकी सीमा बनाते हुए दिख जाएगी। दक्षिण में देखेंगे तो आपको ताप्ती नदी घाटी और सतपुड़ा मैकाल पर्वत भी आपको दिख जाएगा। तो ये वो सारे भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के आसपास हमको दिखाई देती हैं। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा की यदि बात की जाएगी तो चंबल, और दक्षिणी सीमा की बात की जाएगी तो ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां आपको दिख जाती हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो चंबल की नदी, और दक्षिणी सीमा कौन सी बनाती है, तो ताप्ती की नदी। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमने जो भौतिक बनावट अभी पढ़ी थी उस मैप में, जहां आपने 7 बिंदु पढ़े थे, इसको मुख्य रूप से 3 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये भौगोलिक विभाजन, ये 3 आधार है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और तीसरा है पूर्व का पठार। अब ये मध्य उच्च प्रदेश 5 भागों में विभाजित है। पहला मालवा का पठार, दूसरा मध्य भारत का पठार, तीसरा बुंदेलखंड का पठार, चौथा रीवा पन्ना का पठार, और पांचवा नर्मदा सोन घाटी। यहाँ जो आप देख रहे होंगे कि एक आंकड़ा मैंने यहाँ लिख कर दिया हुआ है, ये आंकड़ा क्या है? ये आंकड़ा मध्य प्रदेश के डाटा के अनुसार वो आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पर ये फैले हुए हैं। फिर दूसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जो 11% क्षेत्र पर फैली हुई है, और तीसरा है पूर्व का पठार। इसको बघेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है, जो 7% हिस्से पर है। तो अब हम वापस अपने चित्र पर लौट के चलेंगे तो आपको अब समझ आ जाएगा कि जो मालवा का पठार है वो 28.62% भाग पर फैला हुआ है। यानी कि मध्य प्रदेश का यदि सर्वाधिक मात्रा में भौगोलिक विभाजन में किसी का हिस्सा है तो वो मालवा के पठार का है। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? नर्मदा घाटी आएगी। ये नर्मदा घाटी कितनी है? तो 26% स्थान पर फैली हुई है। तीसरे में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी आएगी, ये 11% हिस्से में फैली हुई है। चौथे स्थान पर मध्य भारत का पठार आएगा, जो 10.6% स्थान पर फैला हुआ है। पांचवें नंबर पर रीवा पन्ना का पठार, जो 10.36% स्थान पर फैला हुआ है। और छठवें स्थान पर बुंदेलखंड का पठार, जो 7.6% स्थान पर फैला हुआ है। सबसे छोटे यदि हिस्से की बात की जाएगी तो बघेलखंड का पठार है, जो लगभग 7% हिस्से पर फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ये मैप आपको दिखा दिया गया है, आप इस मैप को ध्यान रखिएगा। कभी आपसे पूछ ले कि ऊपर से नीचे चलने पर कौन सा पठार पहले पड़ता है, तो आपको ध्यान रह जाना चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश की, जिसको 5 भागों में बांटा था। तो हमने कहा मध्य उच्च प्रदेश को यदि देखोगे तो इसकी संरचना हमको त्रिभुजाकार दिखाई देती है, और ये मध्य प्रदेश के लगभग 2/3 से भी अधिक हिस्से पर फैला हुआ होता है ना। इसमें अपवाह तंत्र यदि देखोगे तो ये वृक्ष के समान फैली हुई नदियां आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगी, जो नर्मदा सोन घाटी और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती हुई नदी मिलती है। उत्तरी सीमा अगर देखी जाएगी तो यमुना नदी बना देगी। विंध्याचल, भांडेर, कैमूर की श्रेणियां भी इसी के भाग हैं, जो हम लोग इसमें देखते हैं, है ना। प्राकृतिक कारणों के विभाजन के आधार पर हमने इसको देखा है 5 भागों में बांटकर, जो भी हम देख कर आए थे। रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, और नर्मदा सोन घाटी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे बड़े पठार से, जिसका नाम है मालवा का पठार। इसका जो प्रतिशत है वो 28.62% है, और ये सबसे बड़ा पठार कहलाता है मध्य प्रदेश का।
इसका नामकरण सबसे बहुत पुरानी एक जाति रहती थी जिसका नाम था मलव। ये मलव जाति यहीं पाई जाती थी। और ये कब पाई जाती थी? ये ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी में ये मलव जाति यहाँ पाई जाती थी। इसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया है? मालवा का पठार रख दिया गया। सिकंदर के आक्रमण के बाद ये अवंती और आसपास के क्षेत्रों में आकर बस गए थे। अवंती यानी जो आप अभी उज्जैन का इलाका देखते हैं ना। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के मध्य के पश्चिमी भाग में स्थित है, यानी जब आप मध्य प्रदेश का हिस्सा देखोगे तो बीच और पश्चिमी हिस्से में आपको दिखाई देगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार माना जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रतिशत में या फिर इसका जो क्षेत्र है वो लगभग 28.62% भारत मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मालवा के उत्तर में मध्य भारत का पठार है, पूर्व में बुंदेलखंड का और रीवा पन्ना का पठार है, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है ना। ये कहाँ-कहाँ फैला हुआ है? तो हमने देखा मालवा का पठार मध्य प्रदेश के लगभग 18 जिलों को कवर करता है। ये जिले आप लिखे हुए हैं, आप इन जिलों को पढ़ लीजिएगा। हालाँकि ये जिले उतने आवश्यक नहीं है जितनी आवश्यक की ऊपर की जानकारी है। आगे बढ़ते हैं कि इस पठार का निर्माण हुआ कैसे? तो इस पठार का निर्माण हुआ ज्वालामुखी से जो लावा निकला, तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावे से हुआ है, जो दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से निकला था, है ना। बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से यहाँ क्या हो गया कि मिट्टी काली है। जहाँ लावा होगा या बेसाल्ट चट्टानें होंगी वहाँ मिट्टी कैसी हो जाएगी? काली हो जाएगी। और काली मिट्टी होगी तो वहाँ गेहूं बहुत अच्छा उपजेगा, कपास भी उपजेगा, सोयाबीन भी उपजेगा। इसलिए इस क्षेत्र को गेहूं की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है? मालवा की डलिया कहा जाता है। इसका जो प्रमुख प्रश्न यही बनेगा कि मालवा की डलिया किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गेहूं की अधिकता के कारण मालवा को क्या कहा जाता है? गेहूं की डलिया कहा जाता है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार की चोटी 881 मीटर बड़ी है। इसके बाद आती है जानापाव की जो 854 मीटर बड़ी है। फिर धजारी और ऐसी अन्य चोटियां यहाँ मालवा के पठार में मिल जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि मालवा में सर्दी अधिक पड़ती है, इसलिए लोग क्या पीते हैं? सिगार पीते हैं। इसलिए मालवा की चोटी कौन सी हो जाएगी? सिगार हो जाएगी। आपको ये ध्यान देना है कि कर्क रेखा इस पठार के मध्य से गुजरती है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है इस मालवा के पठार की? तो 500 से 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। यहाँ की यदि हम जलवायु की बात करेंगे तो ये सम जलवायु है, ना तो यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती। इसलिए चीनी यात्री जो फायान आया हुआ था भारत में, उसने कहा कि विश्व की सबसे अच्छी जलवायु कहाँ की है? मालवा के पठार की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपसे आगे भी पूछ जाने की संभावना है। मालवा के पठार में पश्चिमी भाग की यदि बात करेंगे तो 50 से 70 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और पूर्वी भाग की बात करेंगे तो 75 से 125 सेंटीमीटर, यानी कि मैं ये कह दूं पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछना प्रारंभ कर दिया है कि मालवा के पठार में यदि हम पश्चिम भाग से लेकर पूर्वी भाग की ओर चल रहे हैं तो वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन आएगा? तो वर्षा क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगला देख लीजिए, मालवा का पठार जो सर्वाधिक मात्रा में उद्योगों के लिए और कृषि की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र कहलाता है, इसलिए यहाँ जनसंख्या भी बहुत पाई जाती है। यहाँ यदि कोई देखा जाएगा तो सूती कपड़ा उद्योग आपको बहुत मिल जाएंगे, जिसका प्रमुख केंद्र इंदौर माना जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है ना। सॉरी, इसलिए इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहा जाता है, आप उसको याद रखेंगे ना। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक और खेल राजधानी भी है। तो आपको इंदौर के बारे में फैक्ट याद रखने हैं। यदि हम मालवा के पठार में देखें कौन कौन सी पर्यटन नगरी यहाँ है, तो उज्जैन आपको मिल जाएगी, सांची का स्तूप आपको मिल जाएगा जो रायसेन जिले में है, भीमबेटका की गुफाएं आपको मिल जाएंगी जो रायसेन जिले में है, उदयगिरी की गुफाएं आपको मिल जाएंगी जो विदिशा में है। तो ये प्रमुख पर्यटन स्थल मालवा के पठार के हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी किसी पठार के बारे में पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है कि उसका क्षेत्रफल कितना है, उसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है, उसमें नदियाँ कौन सी हैं, उसमें पर्यटन स्थल कौन सा है, और कोई मुख्य बिंदु होगा तो वो मुख्य बिंदु आपको पढ़ना होता है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। अगला हमारा हिस्सा है मध्य भारत का पठार। इस मध्य भारत के पठार का जो क्षेत्रफल पड़ता है वो 10.6% पाया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान का पठारी क्षेत्र है जो विंध्य शैल समूह का हिस्सा पाया जाता है। मध्य प्रदेश में ये कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है ना। तो आप मध्य भारत के पठार को जब देखेंगे तो इसके उत्तर में यमुना का मैदान मिलेगा, दक्षिण में मालवा का पठार मिल जाएगा, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार मिल जाएगा और पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि मिल जाएगी। इसका कुल क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में कितना है? तो 10.6% इसका भूभाग पाया जाता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा पठार है ये मध्य प्रदेश का, है ना। इसमें क्या होगा? चंबल का उपाद्र प्रदेश भी पाया जाता है क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। औसत वर्षा यदि देखी जाएगी तो लगभग 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी कि यहाँ औसत वर्षा का क्षेत्र 50 से 75 सेंटीमीटर पाया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो शिवपुरी है, भिंड है, ग्वालियर है, मुरैना है, मंदसौर है, नीमच का जो ऊपरी हिस्सा है, गुना का जो पश्चिमी भाग है, वो सब कहाँ आते हैं? मध्य भारत के पठार में देखने मिल जाते हैं। मध्य भारत के पठार में मिट्टी की यदि बात की जाएगी तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो ऐसा कहा जाता है सर्वाधिक मात्रा में उपजाऊ मिट्टी होती है। और
इस मिट्टी का निर्माण चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां जितनी भी हैं वो मृदा का अपरदन करते हुए लेकर आती हैं, छोटे छोटे जलोढ़ लेकर आती हैं, इसलिए आसपास के मैदानों में क्या होता है, जलोढ़ इकट्ठे हो जाते हैं, इसके जलोढ़ मिट्टी बन जाती है। यहाँ मुख्य रूप से मोटा अनाज जैसे सरसों है, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इन सभी का उत्पादन होता है। लेकिन कृषि फसलों में देखा जाएगा तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है ना। गेहूं की दलिया मालवा का पठार है और सरसों की हांडी मध्य भारत का पठार है। मुरैना जिले में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसको सरसों का जिला भी कहा जाता है ना। यहाँ की जो वन की यदि हम लोग बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे खैर है, करौंदा है, आंवला, यानी कि इनमें थोड़े-थोड़े कांटे की जैसी व्यवस्था आपको दिख जाएगी। यहाँ की जलवायु यदि बात करेंगे तो ये महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, जिसमें ठंड और गर्मी दोनों ही अधिक होते हैं, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि यहाँ वर्षा बहुत कम पाई जाती है। मध्य प्रदेश का जो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, जिसको हम लोग गोहद या भिंड जिले के नाम से जानते हैं, यहाँ 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है और ये कहाँ पड़ता है, मध्य भारत के पठार में ही पड़ता है। मध्य भारत के पठार में आप देखेंगे तो कौन-कौन से क्षेत्र यहाँ हैं जो उद्योगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप देखेंगे भिंड का मालनपुर क्षेत्र मिल जाएगा, ग्वालियर का डबरा क्षेत्र मिल जाएगा, मुरैना का कैलारस क्षेत्र और मुरैना का बामौर क्षेत्र। ये सारे उद्योग की दृष्टि से मध्य भारत पठार का हिस्सा माने जाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से देखेंगे तो अटेर का किला आपको मिल जाएगा, गोहद का किला मिल जाएगा जो भिंड जिले में आता है, ग्वालियर का किला आपको यहाँ देखने मिल जाएगा, सबलगढ़ का किला, कुतवार का किला, नरवर का किला, ये सारे महत्वपूर्ण स्थल आपको मिल जाएंगे। यदि हम लोग मंदिरों की बात करेंगे तो सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसे सासबहू का मंदिर कहा जाता है, तेली का मंदिर, शहीद मंदिर, 64 योगिनी मंदिर जो मुरैना में है, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा जो ग्वालियर के किले पर बना हुआ है ना। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति यहाँ रहती है, तो मध्य भारत में यदि पूछा जाए कि मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो सहरिया पाई जाती है। आप स्टार लगा लीजिए, इस साल ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। हमने यहाँ स्टार लगा के लिख भी दिया है कि सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ पाया जाता है, तो श्योपुर जिले में। मृदा अपरदन से सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित कौन सा क्षेत्र, तो मध्य भारत का पठार, जिसमें मुरैना जिला सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित है। इस मृदा अपरदन से छोटे ऊंचे नीचे खड्डे बन जाते हैं, जिनको बीहड़ का नाम दिया जाता है। तो बीहड़ की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं, तो श्योपुर है, भिंड और मुरैना है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला हमारा जो पठार है उसका नाम है बुंदेलखंड का पठार। इस बुंदेलखंड के पठार को मध्य भारत के पठार के पूर्वी हिस्से में या फिर रीवा पन्ना पठार के देखो, अगर हम लोग बात करेंगे कि बुंदेलखंड का पठार कहाँ पाया जाएगा, तो हम देखते हैं कि बुंदेलखंड का पठार मध्य भारत पठार के पूर्व में पाया जाता है, रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में, और उत्तर में यमुना और का मैदान पाया जाता है, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत आपको यहाँ देखने मिल जाता है। यदि हम इसके कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका कुल क्षेत्रफल 7.6% है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश में, 7.6% है। ये एक असमान और मिश्रित मिट्टी वाला क्षेत्र है ना। यहाँ ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती हैं और इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर पाया जाता है। भू आकृतिक दृष्टि से देखेंगे तो ये पठारी मैदान है ना। हम लोग इसको देखेंगे तो ये तीनों ओर से हमको अर्धचंद्राकार श्रेणियों में दिखता है। यहाँ कौन कौन सी श्रेणी हमको दिख जाती है, तो पन्ना श्रेणी दिख जाती है, विजावर श्रेणी हमको दिख जाती है, नरहट श्रेणी, स्कार्प श्रेणी, चंदेरी घाट से, ये सबसे घिरा हुआ है। यहाँ की जलवायु यदि देखा जाएगा तो यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है। यहाँ की औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर की होती है। यहाँ यदि हम लोग फसलों की बात की जाए, वन की बात की जाए, तो यहाँ वनों में सागौन, खैर, तेंदुपत्ता, महुआ ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। फसलों में ज्वार, गेहूं, तिल, अलसी इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें पाई जाती हैं ना। तो आपको इसमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इसका प्रतिशत कितना है, 7.6, और यहाँ कौन सी फसलें पाई जाती हैं। अगला हमारा बुंदेलखंड के पठार में ही हमको जो देखना है कि यहाँ की कौन सी नदियां महत्वपूर्ण है, तो यहाँ सिंध, अहुज, बेतवा, दसान, केन यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इसमें से बेतवा बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से मानी जाती है। तो आपको याद रखना कि कभी आपसे पूछ ले कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन सी है, तो बेतवा नदी है ना। इसके अंतर्गत छतरपुर का जिला आ जाएगा, टीकमगढ़ आ जाएगा, निवाड़ी है, दतिया है, और दतिया जिला पूरा नहीं आता, केवल भांडेर तहसील आती है ना। भिंड की केवल लाहार तहसील आती है। तो ये सारी ऐसी तहसीलें यहाँ लिखी हुई हैं जो आपको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, इनसे जानकारी बहुत कम मात्रा में पूछी जाती है। सर्वाधिक मात्रा में जानकारी पूछी जाएगी आपकी नदियों से, या फिर ये पूछा जाएगा पर्यटन की दृष्टि से बुंदेलखंड के पठार में कौन कौन सी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, कौन से स्थान है। तो खजुराहो का मंदिर है छतरपुर में, ओरछा का जो दुर्ग है वो निवाड़ी में है, पीताम्बरा पीठ जो दतिया में है, सतखंडा महल दतिया में, राम राजा का मंदिर ओरछा में, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है ना। औद्योगिक दृष्टि से यदि देखेंगे तो चंदेरी, अशोकनगर, प्रतापपुर और निवाड़ी बुंदेलखंड के पठार के प्रमुख हिस्से पाए जाते हैं। बुंदेलखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1172 मीटर है। अगला हमारा जो पठार है वो है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार को कगारी क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे कटे फटे इलाकों में यहाँ
पाया जाता है। इसका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपक्ष और अपरदन से हुआ और अवसादीकरण और कायांतरण इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान इसका निर्माण हो गया है ना। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कगार या दरार पाई जाती है, इसलिए इसको भ्रंश भी कहा जाता है ना। इस पठार के उत्तर में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड उच्च उच्च प्रदेश है, दक्षिण में नर्मदा घाटी है, इसके पूर्व में बघेलखंड का पठार है और दक्षिण पूर्व में बघेलखंड का पठार स्थित है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है। रीवा पन्ना के पठार के यदि हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में 10.3% इसका क्षेत्रफल पाया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 350 मीटर से लेकर 400 मीटर तक पाई जाती है। ये मध्य भाग में समतल है, जिसे दमोह का पठार भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि रीवा पन्ना के पठार में दमोह का पठार भी आता है। इसमें रीवा का क्षेत्र, सतना का क्षेत्र, पन्ना का क्षेत्र, दमोह का क्षेत्र, कटनी, सीधी, सिंगरौली, ये सारे इसमें आते हैं। जिसमें सागर जिले की एक रेहली तहसील है और बंडा तहसील, वो भी इसी रीवा पन्ना पठार में आपको मिल जाती है। यहाँ की जलवायु की यदि बात की जाएगी तो यहाँ की जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। रीवा पन्ना पठार की यदि हम लोग बात करेंगे कि इसमें मिट्टी कौन सी है, तो इसमें बलुई मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी यानी कि मिश्रण पाया जा रहा है। यहाँ की प्रमुख फसल गेहूं मानी जाती है, ज्वार, तिलहन, ये सरसों, ये बाकी अन्य फसलों के रूप में देखी जाती है। इस पठार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो केन है, सोन है, टोंस है, बीहड़, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। ये पठार देखो जितना बाकी विशेषताओं के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है ये अपने जलप्रपातों के लिए। तो यहाँ कौन सा जलप्रपात है, केवटी, बहुटी, पियावन, पूर्वा, चचाई, पांडव, गाथा, ये जलप्रपात सब यहीं पाए जाते हैं। चलिए आपके क्वेश्चन मुझे बता देना है कि रीवा पन्ना पठार में ये जलप्रपात तो पाए जाते हैं, लेकिन जलप्रपातों में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये कमेंट करके मुझे बताना है। भांडेर तथा कैमूर श्रेणियां भी कहाँ पाई जाती हैं, इसी पठार पर पाई जाती हैं, विंध्याचल पर्वत पर, है ना। भांडेर श्रेणी में एक दमोह जिला पड़ता है, उसमें संग्रामपुर में एक सबसे ऊंची चोटी है जिसको सद्भावना शिखर कहा जाता है। तो रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सद्भावना शिखर, जिसे हम लोग गुडविल पीक के नाम से भी जानते हैं ना। तो आपको ये याद रखना है कि गुडविल पूछिए, सद्भावना पूछिए, ये कहाँ पाई जाएगी, रीवा पन्ना में पाई जाएगी। रीवा पन्ना पठार की प्रमुख विशेषता खनिजों के लिए भी पाया जाता है, जिसमें हीरा पन्ना जिले में और चूना पत्थर सतना जिले में पाया जाता है। यहाँ के पर्यटन या दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे तो चित्रकूट सतना है, मैहर का शारदा मंदिर है। इस बार मैहर आपको पूछा जाना है क्योंकि मैहर एक अलग जिला बना हुआ है ना। चचाई, केवटी जलप्रपात रीवा में है, गोविंदगढ़ का किला, चोटी का किला, अजयगढ़ का किला, जुगल किशोर मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, भरूच का स्तूप, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। आप एक बार इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से इसकी लगातार जानकारी याद कर सकते हैं। अगला हमारा जो पठार है वो नर्मदा सोन घाटी का पठार। ये नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के सबसे निचले प्रदेशों के अंतर्गत आती है। ये एक भ्रंश घाटी के रूप में भी जानी जाती है। नर्मदा की घाटी भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली और सबसे अधिक लंबी चौड़ी मानी जाती है, जबकि सोन की घाटी कैसी है, सकरी पाई जाती है ना। नर्मदा सोन घाटी प्रदेश का सबसे नीचा भाग है, औसत ऊंचाई इसकी 300 से 400 मीटर पाई जाती है। इसके उत्तर में मालवा का पठार है, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, उत्तर पूर्व में विंध्यन कगार और पूर्व में बघेलखंड का पठार पाया जाता है। इसके यदि कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये 26% भूभाग पर फैला हुआ है और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पठार है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का ये दूसरा सबसे बड़ा पठार है। इसके अंतर्गत अनूपपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद आदि जिले इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसमें यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ है ना मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं और वर्षा की जो मात्रा है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती है। यहाँ की मुख्य नदी यदि हम बात करेंगे तो नर्मदा सोन घाटी ही इसका नाम है, तो उसकी मुख्य नदी कौन सी होगी, नर्मदा हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ और भी नदियां हैं, जैसे सोन है, जोहिला है, तबा है, हिरण है, शेर है, हथनी है, शक्कर है, दुधी है, चंद्रशेखर है, ये वो सारी नदियां हैं जो नर्मदा और सोन की सहायक नदियां है ना। तो आपको याद रखना है यहाँ की जलवायु कौन सी है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। यहाँ औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की मिट्टी कौन सी है, तो गहरी काली मिट्टी है और यह कृषि की दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र माना जाता है। इसको मध्य प्रदेश की अन्न की पेटी कहा जाता है ना। गेहूं के उत्पादन के साथ साथ ये चावल, कपास, मूंगफली आदि में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में जायद फसलें सर्वाधिक मात्रा में की जाती है क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए लोग बाग या किसान यहाँ क्या करते हैं, जायद फसलें भी उगा लेते हैं। पर्यटन की स्थिति देखेंगे यहाँ तो ओमकारेश्वर खंडवा में पाए जाते हैं, 64 योगिनी मंदिर है, भेड़ाघाट जबलपुर में है, हनुमंतिया टापू खंडवा में है। यहाँ अब मेले का उद्घाटन भी किया जाता है, तो आप उसको भी याद कर सकते हैं ना। अगला है हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश। ये दक्षिण में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश के दक्षिण का हिस्सा है ना। ये पूर्व से पश्चिम तक सतपुड़ा श्रेणी एक त्रिभुजाकार के रूप में फैली हुई है। इसका कुल प्रतिशत यदि देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के 11% हिस्से पर फैली हुई है ना।
क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा पठार पाया जाता है। इसके अंतर्गत मंडला आता है, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और ऐसे कई जिले इसमें अंदर शामिल किए गए हैं ना। इसमें दक्कन ट्रैप और गोंडवाना शैल समूह से निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। इसकी जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु, यहाँ औसत वर्षा 125 से 150 किलोमीटर 150 सेंटीमीटर तक होती है। आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी में एक ऐसा स्थान पाया जाता है जिसका नाम पचमढ़ी है। ये पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में पाई जाती है, जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक मात्रा में वर्षा को ग्रहण करते हैं। 199 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पचमढ़ी में होती है ना। हिल स्टेशन के नाम से भी प्रमुख है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो नर्मदा है, ताप्ती, गोदावरी, ये सारी क्या है, एक प्रमुख नदियों का केंद्र, जहाँ इसमें आपको वैनगंगा, बरधा, कानन, कुलबेहरा, पेंच, ये छोटी-छोटी नदियाँ भी आपको यहाँ दिखती मिल जाएँगी, है ना? अगला हम लोग देखते हैं कि इसकी जो मिट्टी है ना, वो छिछली काली मिट्टी है। इसमें ज्वार की फसल, गेहूँ की फसल, अलसी, सोयाबीन, कपास, चावल जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं। सिवनी जिले में एक स्थान है लखनादौन, यहाँ काली मूछ का चावल सर्वाधिक मात्रा में फेमस है। आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बार कुछ टॉपिक जीआई टैग में ऐड हुए हैं। हम लोग जीआई टैग्स को भी कवर करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग याद रख लीजिए लखनादौन में क्या मिलता है, काली मूछ का चावल। ये कहाँ पड़ती है? सिवनी जिले में, है ना। तो हमको ये समझ के रखना है। इसकी उत्तरी सीमा है सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी की नर्मदा नदी, और दक्षिणी सीमा कौन बनाती है? ताप्ती नदी बनाती है ना। ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी सीमा से पूर्व तक अमरकंटक में इसमें 3 उपविभाजन है, यानी कि इसको 3 भागों में बांटा जाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को। पहला है इसकी राजपीपला श्रेणी, दूसरी है ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणी, और तीसरी है मैकाल श्रेणी। ये इसी श्रेणी क्रम में है जैसे आप लोग लिख रहे हैं ना। राजपीपला श्रेणी पश्चिमी भाग में आती है, ग्वालीगढ़ श्रेणी और महादेव श्रेणी ये इसके सतपुड़ा के मध्यम में पाई जाती है, और मैकाल श्रेणी इसके पूर्व में पाई जाती है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि मैकाल श्रेणी अर्धचंद्राकार की तरह बनी हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अर्धचंद्राकार की तरह कौन सी श्रेणी है, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में मैकाल श्रेणी है। अब हम लोग उसके बारे में थोड़ी-थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि राजपीपला श्रेणी क्या है, ये कैसे और कहाँ पर है ना। गुजरात का जो पूर्वी भाग है या महाराष्ट्र का जो उत्तरी भाग है ना, ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के दर्रे तक इसी श्रेणी का विस्तार पाया जाता है, इसलिए इसका नाम राजपीपला श्रेणी कहा जाता है। पश्चिम में सतपुड़ा की चौड़ाई 60 किलोमीटर है ना। पश्चिमी भाग में नुकीले शिखर पाए जाते हैं, खड़े ढाल हैं, कगार और भ्रंश आदि पाए जाते हैं। इसमें कुछ अलग छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, जैसे असीरगढ़ की पहाड़ी, इसको भारत में दक्षिण भारत के अंदर आने का एक प्रवेश गेट कहा जाता है। बीजागढ़ हिल्स, चूलगिरी की पहाड़ियाँ, निमाड़ का मैदान और बड़वानी की हिल्स भी यहीं पाई जाती हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि असीरगढ़ की श्रेणी, बीजागढ़ हिल्स, चूलगिरी, निमाड़ और बड़वानी हिल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो राजपीपला में। ये 2 बिंदु आपको याद रखने हैं। होशंगाबाद जिले में एक धूपगढ़ की चोटी है जिसको हरवत स्कूट्स कहा जाता है। ये पॉइंट आपको बहुत कम जगह मिलेगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर की ऊंचाई है। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। होशंगाबाद जिले में ही पचमढ़ी पड़ता है। ये 3 मार्च 1999 को इसको भारत का 10वां और मध्य प्रदेश का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। आपको ये याद करके चलना है हर बार, है ना। चलिए अगली श्रेणी देखते हैं, ग्वालीगढ़ श्रेणी या महादेव श्रेणी। मध्य श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणी ये मैकाल श्रेणी के बीच का हिस्सा है ना। इसमें कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं? तो ये ग्वालीगढ़ श्रेणी है, इसमें महादेव श्रेणी है। इसके अंतर्गत चौरागढ़, नंदीगढ़, धूपगढ़, पचमढ़ी और कालीभीत, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ इसमें पाई जाती हैं, और ये इसी क्रम में पाई जाती हैं, पश्चिम से लेकर पूर्व के क्रम में इसमें लिखी हुई हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले चौरागढ़ है, फिर नंदी है, फिर धूपगढ़ है, फिर पचमढ़ी है, फिर कालीभीत, ये सारी छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं। हमारी अगली जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का है वो मैकाल श्रेणी है। सतपुड़ा का जो मध्य प्रदेश में हिस्सा है उसका पूर्वी जो सबसे हिस्सा है पूर्वी, वो मैकाल श्रेणी है ना। ये सर्वाधिक मात्रा में चौड़ा है और इसका जो आकार हमको दिखता है वो अर्धचंद्राकार दिखता है ना। इसमें अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम होता है। यदि कभी आपसे पूछ ले कि मैकाल श्रेणी से कौन-कौन सी नदी निकलती हैं, तो नर्मदा, सोन और जोहिला निकलती हैं। अमरकंटक को सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मिलन संधि भी कहा जाता है। यानी कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत कहाँ जाकर मिल जाते हैं? तो ये अमरकंटक में जाकर मिल जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। अब हमारा अगला पठार है पूर्व का पठार। ये पूर्व का पठार बघेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है ना। नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है ना। इसकी क्षेत्रफल की यदि बात की जाएगी तो 7% इसका क्षेत्रफल है। ये प्रदेश का सबसे छोटा पठार माना जाता है। इसको विंध्यन कगार प्रदेश इसके पश्चिम में पाया जाता है। पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य का बघेलखंड पठार है। दक्षिण में इसमें सतपुड़ा श्रेणी है और पश्चिम में इसमें नर्मदा घाटी प्रदेश पाया जाता है। इसमें सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी जिला पाए जाते हैं। यह पठार गोंडवाना शैल समूह से निर्मित होता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख खनिज क्षेत्र माना जाता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कोयला हमको दिखाई देता है, जैसे सुहागपुर कोयला क्षेत्र यही मिलेगा सिंगरौली में, और कई अन्य सारे कोयला क्षेत्र आपको मिल जाएंगे, है ना।
यहाँ मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बैडन पाई जाती है, इसलिए आपको याद रखना है कि पूर्वी के पठार में बैडन एक ऐसा क्षेत्र है जो सिंगरौली जिले में आता है, जिसको ऊर्जा राजधानी कहा जाता है ना। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये इसमें लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। पठार का प्रमुख फसल चावल है और यहाँ बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से वर्षा होती है लगातार, है ना। मानसूनी जलवायु प्रदेश पाया जाता है, यहाँ सोन, जोइला, रेहंद इसकी प्रमुख नदियां हैं। चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आज के वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगे। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारी शॉर्ट्स, रील्स और भी तमाम सारे करंट अफेयर्स आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप चाहें हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आज जो हम लेक्चर देख रहे हैं इसकी पीडीएफ पाने के लिए या एमपीजीके से रिलेटेड अलग स्पेशल नोट्स पाने के लिए, 2024 के अपडेटेड नोट्स पाने के लिए आप हमको विद्या कसम एजुकेशन नामक टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको ये टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और इस मैसेज के द्वारा मैं आपको इस चैनल की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ सारे के सारे स्पेशल नोट्स आपको मिल जाएंगे और एमपीपीएससी के लिए जितनी भी सीरीज हम लोग चलाने वाले हैं वो सारे नोट्स आपको यहीं मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।